हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। आज पहला क्लास है। केमिकल काइनेटिक्स का क्या मीनिंग होता है, इसमें हमने लिखा है केमिकल मीन्स होता है रासायनिक, काइनेटिक्स मीन्स मोशन यानी रासायनिक अभिक्रिया का गति। तो ये कहता है कि देखिए इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विथ, ये क्या एक्सप्लेन करता है रिएक्शन के रेट को और उस रेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स और उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। रेट हम जब लिखते हैं रिएक्शन का रेट, जैसे हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मीन्स क्या होता है। देखिए अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं किसी को तो रेट निकल जाता है। अब यह रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट हम निकाल रहे हैं, तो यानी कंसंट्रेशन को क्या करते हैं टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट रिएक्शन का निकल जाता है। तो हम लिख रहे हैं जैसे dx/dt, dx क्या है, कंसंट्रेशन है, माने चेंज इन कंसंट्रेशन, और स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये हो गया और स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया, रेट निकल गया। रेट हम निकालते हैं, देखिए अगर प्रेशर को टाइम से डिवाइड करते हैं तभी रेट निकलता है प्रेशर के फॉर्म में। कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये रिएक्शन का रेट निकलता है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेलोसिटी निकल जाता है। अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वेट मोल एक ही चीज़ है, हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। अमाउंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे देखिए वेट प्रोपोर्शनल एन प्रोपोर्शनल सी, अमाउंट बढ़ेगा तो मोल्स बढ़ता है, उसके बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन होता है एन बाई लीटर, यानी मोल पर लीटर। एक लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स होता है उस संख्या को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर एक लीटर में 4 मोल अगर मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, 4। अब देखिए हम यहाँ पर अगर कंसीडर कर रहे हैं 40 ग्राम अगर NaOH, तो 40 ग्राम NaOH कितना होता है, 1 मोल। तो 80 ग्राम NaOH कितना होगा, 2 मोल। अमाउंट बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 40 ग्राम NaOH है तो मीन्स हुआ कि 1 लीटर में 1 मोल NaOH, तो 1 मोल है, 1 लीटर में 1 मोल NaOH है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1 हो गया। कंसंट्रेशन ये कहता है कि 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या। तो 40 ग्राम NaOH अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो, 1। अगर 80 ग्राम जो है NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है तो कंसंट्रेशन कितना हुआ, 2, क्योंकि 80 ग्राम कितना मोल हो गया, 2, यानी 1 लीटर में 2 मोल NaOH है। तो 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो इसका माने यहाँ दिख रहे हैं कि अमाउंट बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अमाउंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। हम कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़े होंगे, जैसे लिखते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए, जिसको बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं, या CA के फॉर्म में लिखते हैं। ये कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है कि ए, अगर मान लें कि ए का हमको कंसंट्रेशन लिखना है तो यह बिग ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं या CA के रूप में लिखा जाता है। अगर हम ए लिख देते हैं तो ये तो मान लें कि कोई ना कोई सब्सटेंस हुआ, इसका अमाउंट की पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या सूचित कर रहा है, कंसंट्रेशन यानी अमाउंट को सूचित कर रहा है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम उसको लिख रहे हैं, the change in concentration of reactants
और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम is called rate of reaction. अब change in concentration of reactants या products पर यूनिट टाइम क्या हुआ, माने टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो 1 यूनिट हो जाता है। ये हो गया कंसंट्रेशन, और टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। जैसे हम लिखते हैं मीटर बाय सेकेंड, मीटर को हम किससे डिवाइड किया, सेकेंड से, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से हम डिवाइड किया तो 1 सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर हम लिखे हैं यहाँ पर dx/dt लिखे हैं, यानी कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, जिसको क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, उसका रेट कैसे हम निकालेंगे, इस सब की जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं। मान लिया कि एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ए है और रिएक्टेंट क्या, यहाँ पर ए रिएक्टेंट है, अब बी क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपका रिएक्टेंट्स है, एरो के बाद जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट्स होता है। तो यहाँ हम ले रहे हैं, देखो t=0 माने शुरुआत, इनिशियली। t=0 मीन्स हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। हम मान लेते हैं कि ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, C1। शुरुआत में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, C1। इसको जैसे हम मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, 10 है। कंसंट्रेशन कितना है, 10 है। शुरुआत में तो बना नहीं होगा, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, 0। तो इसको हम मान लेते हैं जैसे C1 मान लिया, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो जो भी होगा वो रिएक्टेंस होगा। अगर रिएक्शन करता है तब ये बनेगा। तो इनिशियली कंसंट्रेशन इसका कितना हमारा है, 10 है, जिसको हम क्या माने, C1 माने। और जब अभी रिएक्शन नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0, बना ही नहीं है, 0, इसको C1 हम माने हैं। T समय के बाद हम देखते हैं, T समय के बाद फाइनल कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन T समय के बाद मीन्स हुआ कि कोई रिएक्शन अगर इसको पूरा होने में 1 घंटा लगता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। हम जब शुरुआत की है 0 हो गया, t=0, हम 5 सेकेंड के बाद देखते हैं तो रिएक्शन तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, ये बना होगा, कुछ ना कुछ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, इसका क्या होगा, टाइम के अनुसार बढ़ेगा। तो हम t समय के बाद देखते हैं, और मान लें कि उसको हम मान सकते हैं 5 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी हुआ, इसके बाद देखते हैं तो क्या कितना ये बचा हुआ है। स्वाभाविक है कि कुछ समय के बाद जो है इसका अमाउंट यानी कंसंट्रेशन घटेगा, इसका क्या होगा, उसी के आधार पर क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो T समय के बाद हम देख रहे हैं कि इसका फाइनल कंसंट्रेशन हम मानकर चलते हैं कितना, C2, इसको मान लेते हैं कितना, 8, यानी 2 की कमी हो गई, 2 कंसंट्रेशन क्या हो गया, वो प्रोडक्ट में चला गया, प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का मान रहे हैं C2 ये कितना होगा, 2। इनिशियल कंसंट्रेशन ए का कितना है, 10। T समय के बाद देख रहे हैं फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 8। तो ये जो है ये घटेगा, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, बनेगा। तो शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन कितना है, C1 10 हम माने हैं, और ये तो शुरुआत में बना नहीं होगा प्रोडक्ट, इसका कंसंट्रेशन कितना, 0, जिसको C1 माने हैं। T समय के बाद कोई भी समय हो सकता है, फाइनल कंसंट्रेशन इसका देख रहे हैं कितना, 8 है, इसको C2 माने हैं। तो ये भी तो कुछ बना होगा, ये घटेगा तो ये बनेगा, तो C2 ये कितना है, 2 है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम निकालते हैं, यही है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना होगा,
अब देखिए रिएक्टेंस के फॉर्म में देखते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हुआ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या आएगा C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। अब यहाँ देखिए ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये 8 माइनस 10 का होगा -2, ये नेगेटिव आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा -2 आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। इसका चेंज इन कंसंट्रेशन निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा C2 डैश माइनस C1 डैश, ये प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है 2 माइनस 0, यानी ये पॉजिटिव आएगा, ये कितना आएगा +2 आएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंस के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स क्या हुआ, ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। 10 था कितना हो गया 8, कितना की कमी आ गई 2 की कमी हो गया, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं क्या, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये क्या हुआ देखिए 0 था 2 हो गया, तो बढ़ा नु है, तो इसका चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स हो गया इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब देखिए हम लिखते हैं रेट, अब रेट हम जो लिखेंगे तो रेट क्या होगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन को हम किससे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। मान लेके देखिए इसको ये 10 था 8 हुआ, इतना घटने में कितना समय लगता है, इसको मान लेते हैं dt समय लगता है। dt समय में 8 था 10 था, ये 8 हो गया, तो इतना घट गया, -2 क्या हो गया 2 घट गया रिएक्टेंट, आज 2 बन गया, इसमें कुछ समय लगा होगा, उस समय को क्या मान लेते हैं dt मान लेते हैं। तो रेट क्या हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये होगा ना चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंस के फॉर्म में क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बटा क्या हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बटा टाइम टेकन, टाइम टेकन। इस फॉर्म में आइए, तो इसमें हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय टाइम टेकन। ये आपका रेट हुआ, तो रेट हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंस के फॉर्म में जाइएगा तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अरे फाइनल माइनस इनिशियल ले गए तो इतना घट गया, 2 की कमी हो गया, इसमें क्या होगा 2 की बढ़ोतरी हो गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंस के फॉर्म में आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे C2 माइनस C1, ये जो है कंसंट्रेशन है रिएक्टेंस का फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी क्या है फाइनल माइनस इनिशियल है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन किसका हो गया प्रोडक्ट का। अब इसका देखिए, इसका हम फॉर्मूला जो लिखे लैंग्वेज लिखे हैं उसको देते हैं। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो मीन्स हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, इसको R2, इसको क्या है R1। तो क्या होगा कि R2 का कंसंट्रेशन माइनस R1 का कंसंट्रेशन बाय टाइम। ये देखे ये T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, तो कितना टाइम हुआ T2 माइनस T1, इतना समय लगा, यही dt समय है, मान कर चले हैं dt। इसमें आते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज कर गया, इसको हम मान लेते हैं P1, और T समय के बाद हम आकार मान लेते हैं इसको
P2, तो P2 माइनस P1 ये इतना क्या कर गया, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज कर गया। तो हम लिख सकते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 बाई क्या हो गया, चेंज इन टाइम यानी T2 माइनस T1। अब देखिए अगर वैल्यू रखते हैं तो दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। मान लेते हैं कि देखिए ये T1 0 है और T2 को हम क्या ले रहे हैं, 4 सेकेंड के बाद देख रहे हैं। जब शुरू किया 4 सेकेंड के बाद हम देख रहे हैं, तो T1 का वैल्यू कितना है 0 और T2 का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ 4 माइनस 0 कितना हुआ, नीचे 4 हुआ। यहाँ आइए R2 का कंसंट्रेशन कितना है, R2 का कितना है, यहाँ पर ये कितना है 8 और इसका R1 का कंसंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट का 10 है। तो 8 माइनस 10 तो माइनस 2 अब बाई कितना हुआ 4, यानी हो गया इसका वैल्यू कितना होगा -12। यहाँ पर आइए P2 माइनस P1, तो P2 का वैल्यू कितना है 2 और P1 का कितना है 0 कंसंट्रेशन है। तो 2 माइनस 0 यानी 2 और ये 4 माइनस 0 यानी 2/4 यानी 1/2, ये प्लस में आएगा, ये क्या हुआ माइनस में आएगा। तो रेट तो दोनों का अगर निकाल रहे हैं तो दोनों का सेम आ रहा है। जितना इसका आ रहा है हाफ नेगेटिव में, इसका भी आ रहा है हाफ पॉजिटिव में। तो जितना कहने का क्या मकसद है कि जितना जिस रेट से ये घटेगा उसी रेट से क्या बनेगा। तो इसका जो भी रेट होगा घटने का और इसका जो भी बनने का रेट होगा, दोनों रेट क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसको इस तरह समझा जाए। अगर हम जो है ये समझने के लिए आपको दिया है, हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे A है ये B है। मान लेते हैं कि देखें dt समय में इसका कंसंट्रेशन घटेगा, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ A, ये तो होल कंसंट्रेशन हो गया, इसके पहले D लगा देते हैं। माने dt समय में A का कंसंट्रेशन कितना घट गया, dA, और dt समय के बाद B का कंसंट्रेशन कितना बढ़ा, उसको हम ऐसे लिखते हैं dB। ये हो गया स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया स्मॉल। ये जो है अगर हम देखिए अगर ऐसे लिखते हैं तो ये पूरा कंसंट्रेशन हो गया, A का टोटल अमाउंट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और D लगा देते हैं तो क्या होगा स्मॉल अमाउंट, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो dt समय के बाद A का कंसंट्रेशन कितना घट गया, इसको क्या माने dA। B जो है जितना घटेगा उसी के हिसाब से ये बनेगा। तो ये B जो है dt समय के बाद B कितना बना, स्मॉल अमाउंट बना होगा, स्मॉल कंसंट्रेशन, जिसको क्या माने dB। अगर रेट हम निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकाल हैं, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो रिएक्टेंस का फॉर्म में क्या हो गया dA बाई dt। चूँकि इसका कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार घटता है तो सिंबल क्या हो गया, इसका साइन हम नेगेटिव आता है, नेगेटिव होता है। इक्वल टू हो गया, इसके फॉर्म में लिख रहे हैं B के फॉर्म में क्या होगा प्लस dB बाई dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx बाई dt, रिएक्टेंस के फॉर्म में क्या होगा, इतना कंसंट्रेशन घट गया dt समय में, तो टाइम से भाग दे दिया तो रेट निकल गया। ये रिएक्टेंस के घटने का रेट हो गया और ये प्रोडक्ट का बढ़ने का रेट हुआ। दोनों रेट बराबर होगा क्योंकि जिस रेट से ये घटेगा उसी रेट से क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंस का जब भी हम लिखते हैं रेट लिखते हैं तो वो नेगेटिव साइन देते हैं, अब प्रोडक्ट में क्या होता है पॉजिटिव साइन देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंस का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार क्या होता है घटता है। अगर डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर डिफरेंस निकालते हैं यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और इसका प्रोडक्ट में जो हो डिफरेंस अगर निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, वो ऑलवेज क्या होगा प्लस में आएगा। ये लिखने का तरीका होता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं उसको हम बता रहे हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं NO प्लस O3 NO2 प्लस O2, एक ये रिएक्शन है। हमको रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया जनरल dx बाई dt, इसको R से भी डिनोट कर सकते हैं, क्या होगा ये, तो देखिए ये रिएक्टेंट्स है, ये क्या है प्रोडक्ट है। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, dNO बाई dt। जिस रेट से ये दोनों घटेगा उसी रेट से ये दोनों क्या होगा बनेगा, रेट क्या होगा सब बराबर होगा। तो NO का घटने का रेट ये बराबर होगा, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस साइन होगा DO3 बाई dt इक्वल टू, इसमें आइए ये प्रोडक्ट है तो प्लस लिखेंगे, प्लस dNO बाई dt, ये बराबर होगा इस फॉर्म में आइए प्लस DO2 बाई dt। जिस रेट से रिएक्ट ये घटेगा उसी रेट से ये घटेगा, उसी रेट से ये दोनों क्या होगा बढ़ेगा, तो रेट तो क्या होगा सब बराबर होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस I2 2HI। अब यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं dx बाई dt क्या होगा, इस फॉर्म में आइए रिएक्टेंट, तो ये हो गया माइनस रिएक्टेंट है dH2 बाई dt, इसका लिखते हैं माइनस di2 बाई dt। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ये प्रोडक्ट है तो हम लिखेंगे प्लस में लिखेंगे प्लस dHI बाई dt, लेकिन अब ये बराबर नहीं है, ये सही नहीं है। हम चूँकि रेट सब बराबर होता है हम बराबर लिखते हैं, तो देखिए ये इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये कितना है 2 मोल है। तो जिस रेट से ये घट रहा है उसके दुगने रेट से ये क्या बन रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और I2 जो है का रेट जितना है, जिस रेट से ये घटेगा ये दुगुना रेट से क्या हो रहा है बन रहा है। तो HI का रेट क्या है, बनने का रेट क्या है दुगुना है, तो इसको दुगुना है तो 2 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 टाइम्स आ जाएगा। रेट दुगुना है 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम्स आ गया। तो अब यहाँ पर रेट क्या हो गया सब बराबर हो गया। तो कहने का मकसद है कि देखिए अगर जो भी कोफिशिएंट है अगर हम रेट लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो सब क्या हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, N2 प्लस 3H2 2NH3, देखिए ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो इसका टूटने का रेट 1 टाइम्स है, इसको डिसअपियर होने का टूटने का रेट 3 गुना है। तो रेट तो 3 गुना है टूटने का, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। इसका बनने का रेट कितना है 2 गुना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं जो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे रेट को तो सब क्या है रेट क्या हो जाएगा बराबर निकल जाएगा। तो इसका रेट हम निकाल रहे हैं dx बाई dt इक्वल टू, इसका कितना हुआ रिएक्टेंट है तो माइनस होगा dN2 बाई dt, ये हम लिख सकते हैं। देखिए H2 का ये 3 मोल्स है तो 1/3 माइनस dH2 बाई dt, ये होगा। ये प्रोडक्ट है 2 मोल है, कोफिशिएंट है, उसको क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं 1/2 प्लस dNH3 बाई dt, ये आपका हुआ। तो जनरल में देखिए, जनरल में हम एक रिएक्शन दे देते हैं, जितना मोल्स होता है कोफिशिएंट होता है, मोल कोफिशिएंट किसको जितना मोल होता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो जितना कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑलवेज क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं MA, ए रिएक्टेंट है कितना है कई मोल है A मोल है, कोफिशिएंट M है, NB यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में लिख रहे हैं PC प्लस QD। अब देखिए ये PC क्या है कोफिशिएंट है, ये M और N भी क्या है कोफिशिएंट है। तो रिएक्टेंट क्या है A और B रिएक्टेंट है, इसका कोफिशिएंट दिया है। CD क्या है प्रोडक्ट है, इसका कोफिशिएंट दिया है। अगर रेट हम लिख रहे हैं तो सब रेट को बराबर हमको लिखना है तो कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा तो M
एम कोफिशिएंट है, एम से डिवाइड कर दिया, माइनस डी ए बाई डी टी। इसमें आइए तो क्या होगा, एन से डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई एन, माइनस रिएक्टेंट है, माइनस डी बी बाई डी टी। इस फॉर्म में है प्रोडक्ट पी सी है, सी प्रोडक्ट है, ये कोफिशिएंट पी से है तो 1 बाई पी प्लस डी सी बाई डी टी। ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई क्यू प्लस डी डी बाई डी टी। ये आपका हुआ रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका हुआ। तो आपको देखिए क्या करना है, कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा, जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सब की रेट क्या हो जाएगा, सब हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ देखिए, जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब यहाँ देखिए डिसअपीयरेंस दे दिया तो इसका मानी होगा कि ये किसकी चर्चा कर रहा है, रिएक्टेंट का, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम के अनुसार घटता है, डिसअपीयर होता है। ये रिएक्टेंट्स की चर्चा कर रहा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेंट है माइनस डी ए बाई डी टी। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा रहा है, अगर क्वेश्चन में दिया रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O, तो यहाँ देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O, यानी H2O क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन देंगे, माइनस DH2O बाई डी टी। तो माइनस DH2O बाई डी टी ही क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O। जहाँ ये डिसअपीयरेंस दिया रहेगा मीन्स हुआ वो क्या है, रिएक्टेंट की चर्चा हो रहा है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन हो सकता है, इपिनेंस होगा। तो रेट ऑफ, जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन, या हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन या ये अपीयरेंस ऑफ बी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अपीयरेंस यानी फॉर्मेशन प्रोडक्ट की चर्चा कर रहा है तो प्लस साइन हम देंगे, प्लस डी बी बाई डी टी। रेट कर रहा है, कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे, और चूँकि फॉर्मेशन अपीयरेंस हो रहा है तो यानी प्रोडक्ट की चर्चा है तो प्लस साइन दे देंगे। जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो हम देखिए ये H2O बन रहा है, यानी क्या है, ये प्रोडक्ट की चर्चा कर रहा है, तो हम प्लस में लिखेंगे, प्लस DH2O बाई डी टी। एक क्वेश्चन है, देखिए फॉर ए रिएक्शन, ये दिया है, ये रिएक्टेंट है 3x और y प्लस 2z, ये प्रोडक्ट है। इसमें कह रहा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड इतना दिया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स विल बी, ये पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स यानी रिएक्टेंट, देखिए ये रिएक्टेंट है। और यहाँ देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, यानी क्या है, फॉर्मेशन है, यानी ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम जो है, जो दिया है, पहले रिएक्शन को हम लिखते हैं, इसमें रिएक्शन को लिखा जाता है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं। जैसे 3x जो दिया है y प्लस 2z, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं dx बाई dt। अब ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव होगा, तो 1/3 मोल है, कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है, तो माइनस dx बाई dt, 3 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू ये प्रोडक्ट है प्लस dy बाई dt। ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन क्या कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस dz बाई dt। ये आपका सब एक दूसरे से क्या है, बराबर है। इसका फ़ायदा हम उठाएंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड यानी क्या होगा,
बन रहा है, प्रोडक्ट है, तो प्लस dZ/dt, ये आपको दिया है 0.024 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी रिएक्टेंट की चर्चा है x, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, तो ये क्या होगा माइनस dx/dt, ये आपको निकालना है। अब बताइए इसमें ढूंढिए, ये वैल्यू इसके देखिए, यहाँ इसका वैल्यू है, ये पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है माइनस dx/dt पूछ रहा है, और प्लस dz/dt वैल्यू दिया है। ये तो बराबर है, दोनों को हम बराबर करके हम माइनस dx/dt हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/3 माइनस dx/dt इक्वल टू कितना दिया है, हाफ प्लस dz/dt। हम निकालना, हमको माइनस dx/dt निकालना है, तो कितना होगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू हाफ, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.024, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 इंटू 0.012 आ गया। अब ये कितना हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 0.0, इतना क्या हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया आपका। आने वाले क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल को हम सेट करेंगे। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।